नमस्कार। हमारे हिंदी व्याकरण के तहत है वो संधि की कक्षाएं चल रही थी। हमने पिछली कक्षा में वो संधि की पहली कक्षा स्वर संधि को समझा। स्वर संधि के पांचों भेदों को दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को हमने समझा। अब संधि की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए हम आज से प्रारंभ करते हैं। संधि का दूसरा भेद है वो आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी आपके स्वर संधि की तरह ही कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को हम आसानी से समझ कर है वो इस व्यंजन संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। संधि का दूसरा भाग है आपका व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम है वो व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। उसके बाद हम व्यंजन संधि को अच्छे से समझते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा देखते हैं व्यंजन संधि की। तो हम पता चलता है कि यदि स्वर के बाद व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन आ जाए, हमें यह ध्यान रखना है कि यदि स्वर के बाद व्यंजन आ जाता है या फिर व्यंजन के बाद आपके व्यंजन आ जाता है या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाता है, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके आ जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने अभी पढ़ा पिछली कक्षा में कि स्वर संधि में तो आपके स्वर के बाद स्वर आ सकता है और यहाँ पर ये परिस्थिति नहीं बनेगी कि स्वर के बाद स्वर। यहाँ परिस्थिति ये बनेगी या तो स्वर के बाद आपके व्यंजन आएगा या आपके व्यंजन के बाद स्वर आएगा या व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा। आपको स्वर और व्यंजन का टकराव मिलेगा। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपका स्वर व्यंजन हो सकता है या अगले शब्द को हम जब संयोग करते जोड़ते हैं तो उसके अगले शब्द का प्रथम वर्ण आपके स्वर या व्यंजन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति जो बनेगा उसे हम है वो व्यंजन संधि कहेंगे। यह साधारण सी परिभाषा थी। और अब परिभाषा से महत्वपूर्ण यह होता है कि हम व्यंजन संधि को इतने अच्छे से समझे कि व्यंजन संधि के प्रत्येक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद पूछे या संधि का नाम पूछे तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम उसी पर चर्चा करते हैं। संधि को समझने से पहले हमें अब पिछली कक्षा हमने बताया कि संधि को समझने से पहले और संधि का ज्ञान अर्जित करने से पहले हमें सबसे अधिक से अधिक हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होगा तो हम किसी भी शब्द के जब दो टुकड़े करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शब्द के दोनों टुकड़ों का सार्थक अर्थ है। जब शब्द किसी भी शब्द के दो टुकड़े करते हैं और उसका जब सार्थक अर्थ निकलता है तो संधि बनता है, नहीं तो वो संयोग होता है और वो संधि में नहीं जुड़ता है। हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत किसी भी शब्द का संधि नहीं होता है, कोई मात्र संयोगी होता है जिसे हम संधि की श्रृंखला में नहीं रखते हैं। संधि वही होती है जिसमें प्रथम वर्ण और अगला वर्ण जब मेल होता है तो उसमें एक अर्थ निकलता है या पहला शब्द और दूसरे शब्द का भी अर्थ होता है। अब हम ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि को हम कैसे समझे कि व्यंजन संधि के इतने सारे नियम होने के बाद हमें आसानी से समझ आएंगे। आपको प्रत्येक कक्षा में व्यंजन संधि संबंधित आसान से नियमों को समझाया जाएगा, जिसे आप आसान से कंठस्थ करके व्यंजन संधि पर अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो आज हम इस कक्षा में वो व्यंजन संधि का एक नियम पढ़ेंगे। उस नियम को इतना अच्छे से आपको समझना है और उस नियम के अधिक से अधिक आपको उदाहरण भी याद करने हैं, समझने हैं, ताकि आप उस उदाहरण के आधार पर व्यंजन संधि को समझ सके। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नियम पहला कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण आपके किसी भी शब्द अंतिम वर्ण आपके क च ट प आ जाए। यदि किसी शब्द का वर्ण आप होते हैं, किसी भी शब्द में आपके वर्ण क च ट प आ जाए, क च ट प आ जाए तो ये वर्ण आपके
ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब में बदल जाते हैं। अब हम ध्यान रखना है कि जब किसी भी शब्द में आपके क च ट त प वर्ण आ जाए, 5 वर्ण क च ट त प आ जाए, तो ये वर्ण आपके ग ज ड द ब में बदल जाते हैं। यानी कि पहला वर्ण का तीसरे पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। नियम नंबर 1 देखना है कि आपको पहले वर्ण का है और तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना है कि आपके जब भी ऐसा कोई शब्द मिले जहां पर आपको क च ट त प हो, और तो उसको हम सीधा ग ज ड ब बदलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहला आपके आ गया क च ट त प, हम देखते हैं तो कैसे ग में बदलेंगे, तो हमें पता चलता है कि क को हम ग में बदलेंगे, क को हम ग में बदलेंगे, च को हम ज में बदलेंगे, च को ज में बदलेंगे, और ट को हम ड में बदलेंगे, और ट को हम द में बदलेंगे, और प को हम ब में बदलेंगे। ये हमें बदलना है। इस प्रकार पांचों वर्णों को बदलेंगे, यानी पहले वर्ण को हमें वो तीसरे वर्ण में बदलेंगे, पहले वर्ण को हम तीसरे वर्ण में बदलेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले कैसे इनको बदलते हैं। जैसे पहला वर्ण हमारा क, इसको हम ग में बदलेंगे, पहला वर्ण हमारा क, इसको हम ग में बदलेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें शब्द मिला है वागीश, क का ग, हमें शब्द मिला है वागदान। अब इन दो शब्दों को हम बदलेंगे। शर्त ये होनी चाहिए कि जब भी कोई शब्द आता है तो उसका पंचम अक्षर नहीं होना चाहिए। पंचम अक्षर का नियम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। अब क को घ में बदलना है, यानी कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। अब आपको स्पष्ट शब्द दे रखा है वागीश, आपको पता चल गया कि शब्द आ गया आपके घ, आपको शब्द दे रखा है वागदान, आपको पता चल गया कि शब्द आ गया घ। तो इस क को आप घ में बदलो, तो वागीश को बदल के वा, क को घ को आपको क में बदलना है, तो यहाँ आपके वा का वा, क की जगह हो जाएगा आपके घ, क की जगह आपके हो जाएगा घ। यहाँ लगा आपके व्यंजन के लिए हलंत, प्लस ई है वो इधर घ के पास ई आ जाएगा, ई हो जाएगा आपको बड़ा और ईस। बहुत ही आसान है। क्या करना है कि कचट तप को आपको कचट तप को आपको गजट दब में बदलना है। ये ट्रिक आप ध्यान रखो, कचट दब को आपको गजट दब में बदलना है। कचट तप को गजट दब में बदलने के लिए आपको क को ग में बदलना है, च को आपको झ में बदलना है, ट को आपको ड में बदलना है, त को आपको द में बदलना है, प को आपको ब में बदलना है। अभी हम वो सबसे पहले क को ग में बदल रहे हैं, तो घ है, इसको क में बदलने के लिए वाग प्लस ईस, वागीस। अब देखो वागदान आ गया, तो यहाँ पर आपका वाग का तो वा आ जाएगा। घ है, घ को आपको क बदलना है, तो घ को हो गया आपका क, वाक दान का दान, वाक दान, ये हो गया आपका वाक दान। अब देखो हम और बदलते हैं कि हमने क को घ में बदल दिया। अब हमें क्या बदलना है, क को घ में बदला, अब हमें बदलना है क के बाद क को हमने घ में बदला, अब हम च को झ में बदलना है, यानी कि च को हम बदलेंगे झ में। तो हम देखते हैं च को हम झ में कैसे बदलेंगे, हमें सब लिखते हैं अचंत, हमें शब्द मिला है अजंत, तो झ है, इसको आप च में बदलोगे तो आसान सा है कि आपका अ का तो अ, झ की जगह आप लगा दोगे च, अच प्लस अंत, अंत का अंत, ये हो गया आपके अजंत। अच प्लस अंत हो गया आपका अजंत, ये हो गया आपके दो। पहला हमने बदल दिया ये दो। अब तीसरा हम बदलते हैं च का ज हो गया, ट का ड में बदलते हैं, ट को हम ड में बदलते हैं। तो ट का ड में हम कैसे बदलेंगे, हम सब लेते हैं आपके सड्रांग, सब लेते हैं हम सड्रांग। तो हम देखें इसको हम बदलते हैं, ट को आपको ट में बदलना है, तो स का तो आपके स,
स का तो आपके स, और ट ड की जगह दिया ट, सट प्लस राग, ये हो गया आपके सडराग। सट प्लस राग आपके हो गया सडराग। हम और बदल शब्द लेते हैं, जैसे षड ऋतु। षड ऋतु, अब आपके क्या बदलना है, आपको ट को है ड में बदलना, ट को आपको ड में बदलना है। तो ट को ड में बदलने के लिए हमारे पास शब्द है षड ऋतु। तो देखो स का तो आपके हो जाएगा स, ड का है उसकी जगह आप लिख देंगे ट, ये लिख दिया आपने ट प्लस ऋतु का ऋतु, सट प्लस ऋतु आपके बन गया षड ऋतु। हमने क को घ में बदला, जैसे उसी बार कर हमने च को झ में बदला, ट को हमने ड में बदला, अब त को हमें वो द में बदलते हैं। किसको, चौथा नियम हमारा है त का है हम द में बदलते हैं। अब चौथा है वो हमारा त को द में बदलना है, त को हम द में बदलेंगे। अब त को द में कैसे बदलते, तो पहले हम लेते हैं कुछ शब्द, जैसे जगदीश, सच्चिदानंद, वो शब्द हम लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि अब त को द में बदलना है। तो हम देखो कैसे बदलेंगे, त को द में, यहाँ आ गया द, यहाँ पर भी आपके आ गया द, अगर द आ गया इसका मतलब द की जगह त आएगा। तो जगत, ज का ज, घ का घ, द की जगह लिख देंगे त, तो हमारा बन गया जगत। यहाँ लगा देंगे हम हलंत, तो ये बन गया जगत। ई है बड़ी, तो यहाँ चली जाएगी आपके बड़ी ई, और श का स, इसका मतलब आपका द है वो त में बदल गया। वापस द को त में बदलते हैं, तो क्या करना है आपको, सची का तो सेम का सेम सची, और यहाँ पर आपके त है वो द में दानंद, दानंद, यहाँ हो गया सच्चिदानंद। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, जैसे सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। च है वो आपके ये बदल गया त के अंदर, और आनंद का भी हो गया आपके आनंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। तो ये आपके त हो गया द में। अब प है उसको ब में बदलेंगे, प है वो आपके ब में बदलेंगे। हम सब लेते हैं अब्द, सब लेते हैं हम अब्ज। जैसे हमने अब्द लिया तो प को ब में बदलते हैं, अप प्लस द, अप, अ का अ और ब की जगह हम लिख दिया प, क्योंकि ब की जगह हमें क्या लिखना था प, तो ब की जगह हम लिख दिया प और द का द। अब्ज, अब अप का अप, अ का अ, ब की जगह हम लिख दिया प हलंत प्लस ज का ज, अब्ज। अब यहां पर देखो अब्द का मतलब हो गया आपके बादल, और अब्ज का मतलब हो गया आपके कमल, अब्ज का मतलब हो गया आपके कमल। अब यहां पर ये मतलब चल गया कि हमने कैसे क को घ से, कैसे हमने वो च को झ से, कैसे ट को ड से, त को द से और प को ब से बदला। इस प्रकार आज का आपके व्यंजन संधि का पहला नियम था कि हमें वो आसान तरीके से समझना है। व्यंजन संधि का पहला नियम जो आपको अभी कक्षा में समझाया, आपको व्यंजन संधि के तहत पहला नियम ये दिया रखना है कि आपको क, च, ट, त, प को है आपको किसमें बदलना है, आपको ये सभी पहले वर्ण है, ये सभी आपका प्रथम वर्ण है, इन सभी को आपके वो तीसरे वर्ण में आपको बदलना है। इन सभी प्रथम वर्ण को आपको तीसरे वर्ण में बदलना है। तो क, च, ट, त, प को आप ग, ज, ड, द, ब में बदलोगे। इन सभी में आपको बदलना है। इन सब में बदलने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी यह व्यंजन संधि है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यंजन संधि में आपके जो भी संधि विच्छेद होगा तो उन शब्दों के बीच में आपको हलंत का चिन्ह मिलेगा, हलंत का चिन्ह मिलेगा। जैसे हमने अभी किया था आपके, जैसे अप प्लस ज, हमने किया था जगत प्लस ईस, हमने किया था जैसे आपके सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद।
आपको ये ध्यान रखना है, व्यंजन संधि में आपको क को घ से बदलना है, ठीक है ना। आपको क को जगत प्लस ईस हमने बदला, जगदीश। च को आपको ज में बदलना है, ट को आपको ड में बदलना है, त को आपको द में बदलना है, प को आपको ब में बदलना है। यानी कि जो भी प्रथम वर्ण है उसको आपको तृतीय वर्ण में बदलना है। दूसरा, आपको जब भी कोई ऐसा आपको शब्द मिलेगा जहां पर आपको क च ट त प मिले तो आपको सीधा ये ध्यान में रखना है कि इन सभी शब्दों को आपको कचट दब को गजट दब से बदलना है। ये ट्रिक रखोगे और आपको इसी प्रकार व्यंजन संधि को अच्छे से समझना है। तो आज की कक्षा में हमने व्यंजन संधि का नंबर 1 नियम समझा। हम अगली कक्षा में व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 समझते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।